आगाज नहीं बदलाव होगा, जुमला नहीं हकीकत, आश्वासन नहीं सुशासन प्रदेश में दिखा और अब देश में दिखेगा। जी हाँ, पटना की सड़कों पर इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और इस तरह के पोस्टर देखे जा रहे हैं। साफ है, नीतीश कुमार ने अब एक तरह से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। नीतीश कुमार का ये ऐलान है, जनता दल यूनाइटेड का ये ऐलान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि आप तैयार हो जाइए, बिहार की धरती से आपके विरोध में वो स्वर उठने वाली है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की हालत खराब होने वाली है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एक दिन पहले ही पटना आए थे और उन्होंने एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि बिहार में महागठबंधन जो है उसकी सरकार है और उसके बाद देश में भी इसी तरह के एक गठबंधन की शुरुआत हो रही है और उसके लिए पूरी तरीके से काम किया जा रहा है। और उसके अगले दिन से पटना की सड़कों पर इस तरह के पोस्टर लगने के एक बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। 2 साल पहले से ही अब इस तरह की कोशिशें की जा रही है कि एक संदेश दिया जा सके कि बिहार की धरती इस बात के लिए तैयार हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी ज़मीन से एक बड़ी चुनौती मिलने वाली है। नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा था तो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार आगे की सोच रहे हैं, यानी पटना की राजनीति नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति करेंगे और धीरे धीरे उसकी सारी परत खुलती हुई नजर आ रही है और अब ये बात साफ हो रही है। बड़ी बात यह है कि विपक्षी पार्टियां इस पूरे मामले में अब बहुत जल्दीबाजी नहीं दिखा रही हैं और बहुत सोच समझकर फैसला करने के पक्ष में है। उधर महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में से एक बल्कि देश के एक बड़े नेता शरद पवार, उन्होंने कहा है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और उसके तहत सब लोग एकजुट होंगे, सब साथ होंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाया जा सके। बड़ी बात यह है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जिसके पास अथाह संसाधन है, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जिसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक मजबूत नेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ बोलते हैं तो अभी भी एक बड़ी आबादी है जो विश्वास करती है उनके बात की। वैसे उन पर ये गंभीर आरोप बहुत शिद्दत से लग रहे हैं कि उन्होंने पिछले 8 सालों में एक भी वादा पूरा नहीं किया और इसके लिए विपक्ष के नेता लोगों को ये बताने पर भी आगे बढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जो वादे किए थे, चाहे वो महंगाई और बेरोजगारी का हो या फिर और भी बहुत सारे वादे थे, लेकिन उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। हालात यहाँ तक बिगड़ रहा है कि विदेशों में हमारे दूतावास के प्रतिनिधि को बुला के माफी मांगा जा रहा है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। इसके भलाई के लिए ये काम किया जा रहा है। आज जिस प्रकार से धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का, एक अच्छे भारत को खराब करने का जो प्रयास हो रहा है, इसका फायदा हुआ। फायदा कुछ नहीं हुआ, विनाश हुआ और साथ ही साथ बहुत बड़ा खतरा धर्म के नाम पे दुनिया को तोड़ के, लोगों को तोड़ के, सबसे बड़ा बात है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक, झारखंड से लेकर तेलंगाना तक हालात इस तरह के बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि इन राज्यों में भारी चुनौती मिलने वाली है। पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में लगभग 9 या 10 राज्यों में ये लोग एमएलएज को 20 से 50 करोड़ रुपए प्रति एमएलए के हिसाब से खरीद के इस देश में जनता द्वारा चुनी गई 8 से 10 राज्य सरकारों को ये लोग गिरा चुके हैं। लेकिन दिल्ली में इन्होंने कोशिश की हमारे एमएलएज को खरीदने की, 20 करोड़ रुपए ऑफर किए। इनका टारगेट था 40 एमएलएज को खरीदने का। आज के ज़माने में 20 करोड़ रुपए कम नहीं होता, बहुत होता है, लेकिन हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर देखें तो कुछ राज्यों को अगर छोड़ दें तो बाकी ज़्यादातर राज्यों में जो इस वक्त स्थिति है वो बहुत
विपरीत स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आने वाले दिनों में और ज़्यादा चुनौतियां आने वाली है। अगर देखिए तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और फिर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी का कोई हिसाब किताब ही नहीं बन पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता दक्षिण भारत का दौरा करके इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वहाँ पर हालात कुछ ऐसा बनाया जाए कि 2014 और 19 वाली स्थिति से कुछ ज़्यादा बेहतर हो सके। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से बम्पर वोट मिला था 2014 और 19 में, वो चीज़ फिर से दोहराने वाली नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड की सारी सीटें मिली, दिल्ली की सारी सीटें मिली, हिमाचल प्रदेश की सारी सीटें मिल गई, मध्य प्रदेश की सब सीटें मिल गई। तो इस तरीके से कई राज्य हैं जहां पर एक सीट भी विपक्षी पार्टी को नहीं मिली। बिहार जैसे राज्य में 40 सीटें हैं, लेकिन 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो गठबंधन था उसको मिल गया। तो इस तरीके से ये सारे राज्यों में सीटें भाजपा की कम होगी। तो इसीलिए भाजपा की कोशिश है कि दक्षिण भारत के राज्यों में किसी तरीके से पैर पसारा जाए। अगर आज की वर्तमान संसदीय प्रणाली को देखा जाए तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 31% वोट मिले थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिले थे। राज्यसभा में आज भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 120-22 चाहिए, वो 95 के आसपास है। 8 साल हो गए सत्ता में आने के बाद। इस देश के अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। 12 में अगर आप सरकार है, इसका मतलब 16 राज्यों में आपकी सरकार नहीं है। 4 में अगर आप गठबंधन में, इसका मतलब 5 में आप सत्ता से बाहर हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को वल्नरेबल बनाती है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त देश की आम जनता के सामने बेरोजगारी, महंगाई जैसी चीजें एक बड़ी चिंता का विषय है। तो इससे लोग चाहते हैं कि निजात मिले, सरकार इन तमाम चीज़ों में जुमलेबाजी नहीं करे, लोगों से जो सरकार ने वादा किया उन वादों को पूरा करे। क्या चुनाव की जीत किसी सरकार को लूटपाट करने का लाइसेंस देती है? क्या चुनाव की जीत किसी सरकार को लोगों के जीवन से, लोगों की थाली से रोटी गायब करने का लाइसेंस देती है? क्या कच्चे तेल की कीमत में कमी के बावजूद क्यों आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई? क्यों डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपने डेमोग्राफिक डिजास्टर बनाने का काम किया, जब 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में से 42% लोग बेरोजगार हैं? इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्यों उज्ज्वला स्कीम के तहत महिलाएं सिलेंडर नहीं भरवा रही और वापस जो लकड़ी और दूसरे ऊर्जा के साधन है उस पर वापस डाइवर्ट हो रही है? इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। आप डिवाइड एंड रूल से ज़्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकते। एक अंग्रेजी में कहावत है कि यू कांट फूल एवरीवन एट ऑल टाइम्स। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के लिए एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ विपक्ष को क्या चाहिए? एक मजबूत नेता, एक ऐसा नेता जिसका अपना जनाधार हो, एक ऐसा नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सके, जो अपनी बातें कह सके, अपनी बात रख सके और जिस पर लोगों का विश्वास हो। नीतीश कुमार का चेहरा बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वही है जिसकी इस वक्त ज़रूरत है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मजबूती से खड़ा हो सकता है। आपकी इस पूरे एपिसोड के बारे में, यानी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है, वो राय ज़रूर दीजिएगा।